हेलो एवरीवन, आज हम लोग एडिमा के बारे में बात करेंगे। इट इज़ एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड्स इन बॉडी टिश्यू एक्स्ट्रावैस्कुलरली, यानी एक्सेसिव फ्लूइड्स का जो बॉडी टिश्यू में एक्यूमुलेशन होता है उसे एडिमा कहते हैं। इट मे बी इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर, और इन बॉडी कैविटी। बट बॉडी में एक ऐसी जगह होती है जहाँ ढेर सारे फ्लूइड कलेक्टेड होते हैं, लेकिन उसे एडिमा नहीं कहा जाता। रिमेंबर, ब्लड वेसल्स के अंदर ढेर सारे ब्लड कलेक्टेड होते हैं, बट दैट इज़ नॉट एन एडिमा। सो हम जब भी एडिमा को डिफाइन करेंगे दैट शुड बी एक्स्ट्रावैस्कुलरली। ओके, एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके बॉडी का जो 60% मास होता है, 60% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। तो अगर हम एक ह्यूमन बीइंग का वेट 72 kg सपोज करते हैं तो उसका 60% यानी 42 kg वाटर होता है और 40% यानी 30 kg लीन बॉडी मास होता है। अब 72 kg का जो इंसान है उसके अंदर 42 किलो यानी 42 kg वाटर है। इसमें से 2/3 यानी 28 kg सेल के अंदर होगा इंट्रासेलुलर, और 1/3 यानी 14 kg एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास जो 14 kg आ गया। अब इस 14 kg को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट मे बी इंट्रावैस्कुलर और इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे अप्रॉक्स 10.5 kg फ्लूइड कलेक्टेड होता है। एंड इंट्रावैस्कुलरली यानी रिमेंबर हमारे पास जो ब्लड होता है दैट इज़ 5 to 5.5 यानी 5 से 5.5 लीटर के अप्रॉक्स होता है। उसमें से जो प्लाज्मा कंटेंट होता है दैट इज इंट्रावैस्कुलर प्लाज्मा फ्लूइड, वो अप्रॉक्स 3.5 kg के अप्रॉक्स होता है। नाउ एडिमा में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जब भी हम एडिमा की बात करेंगे तो हमेशा क्लियर करना है या तो इंट्रासेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर। बट अगर सिर्फ एडिमा बोला जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की बात करते हैं। इट मे बी सीरस और इंटरस्टिशियल। सीरस एडिमा 3 तरीके का होता है। इट इज़ 3 टाइप्स। पहला लंग्स में हो सकता है, दूसरा हार्ट में, और तीसरा एब्डोमेन में। अगर लंग्स में एडिमा होगा दैट इज़ नोन एज हाइड्रोथोरैक्स, या इसका दूसरा नाम जो होता है वो प्लूरल एफ्यूजन होता है। लंग्स में जब वाटर पूरा कलेक्टेड हो जाता है तो एक्सरे में जो वाटर कंटेंट होता है वो वाइट नज़र आता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में जो लेफ्ट लंग्स है वो आधा पार्ट वाइट नज़र आ रहा है, दैट इज़ क्लियर कट प्लूरल एफ्यूजन। नीचे हाइड्रोपेरिटोनियम यानी जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन में, वहाँ पे वाटर कलेक्टेड होता है यानी फ्लूइड कलेक्शन होता है। इस डिजीज़ को एसाइटिस कहते हैं। अगर हार्ट के जो कवरिंग होती है यानी जो पेरिकार्डियम होता है, अगर पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड कलेक्टेड होने लगेगा दैट इज़ नोन एज पेरिकार्डियल एफ्यूजन, या इसको हाइड्रोपेरिकार्डियम भी कहते हैं। ओके, इफ़ जैसे कि अगर ब्लड फ्लो हो रहा, अगर कहीं पे टेम्परेरी इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन है, जैसे कि कोई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है या कोई फास्ट वर्क कर रहा है, अगर टेम्परेरी वहाँ पे ब्लड वेसल्स या सर्कुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो उसको दो चीज़ कहा जा सकता है, दैट इज़ आइदर हाइपरीमिया और कॉन्जेशन। हाइपरीमिया का मतलब होता है कि ढेर सारा ब्लड वहाँ पे आ रहा है, और कॉन्जेशन का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे वो कम हो रहा है, यानी वहाँ पे जो रुक रहा है ब्लड वो दो वजह से हो सकता है, या तो ढेर सारा ब्लड आ रहा है या तो कम ब्लड वहाँ से जा रहा है। ओके, एसाइटिस अभी हमने पढ़ा है कि एब्डोमेन में वाटर का कंटेंट यानी फ्लूइड का कंटेंट, बट ये क्लिनिकली तभी मेज़र किया जा सकता है जब इसकी क्वांटिटी अप्रॉक्स 1/2 लीटर के आसपास हो जाए। एक टर्म होता है जो हाइड्रोपेरिकार्डियम से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, दैट इज़ नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट। एक्चुअली होता क्या है, कार्डियक यानी हाइड्रोकार्डियम, हाइड्रोपेरिकार्डियम में फ्लूइड कलेक्शन होता है। उस फ्लूइड के वजह से जो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, कॉम्प्रेशन आता है, दैट इज़ नोन एज कार्डियक टेम्पोनेट। अब एडिमा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल, अगर हम सेल के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इट में भी इंट्रासेलुलर यानी सेल्स के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर या सेल्स के बाहर। तो देखते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा क्या होता है और क्यों होता है। हर सेल्स के पास एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, दैट इज़ आल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जो कि एटीपी बेस्ड होता है। अगर किसी वजह से, दो रीज़न होता है, हाइपोक्सिया
और इस्चीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, और इस्चीमिया का मतलब होता है कि किसी वजह से अगर वेसल्स में ब्लॉकेज है तो उस पर्टिकुलर पोर्शंस में ब्लड की कमी। इन दोनों वजह से हो सकता है कि वहाँ पे एटीपी की कमी हो जाए, उसके वजह से सोडियम और पोटेशियम पंप जो होता है उसमें डिसफंक्शन होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि सोडियम बहुत ज़्यादा सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, और जहाँ जहाँ सोडियम होगा वहाँ पे वाटर होगा। इसके वजह से कई बार इंट्रासेलुलर एडिमा देखने को मिलती है। या माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसमें ढेर सारी एटीपी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज होगा तो एटीपी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से इंट्रासेलुलर एडिमा हो सकता है। या फिर सेल मेम्ब्रेन डैमेज, यानी अगर मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली ढेर सारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा। कैपिलरी, एक क्वेश्चन था कि अगर सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैपिलरी में क्या होता है और इंटरस्टिशियम में क्या होता है, तो कैपिलरी फ्रीली परमेबल होता है सोडियम के, तो जो सोडियम का कंसंट्रेशन होगा वो कैपिलरी और इंटरस्टिशियम दोनों में सेम होगा। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है सोडियम का ब्लड में दैट इज़ 135 to 145 मिली इक्विलिटर पर लीटर। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, बट एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा से पहुंचने के पहले हम लोग थोड़ा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं। नाउ आप इस फिगर में देख सकते हैं दैट इज़ रेड आर्टरियोल एंड, और जो ब्लू से डिनोट किया गया है दैट इज़ वेनियोल एंड। होता क्या है, ब्लड आता है आर्टरियोल एंड से और वेनियोल के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है। अब ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और प्रोटीन। प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसके वजह से फ्लूइड बाहर जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन होता है दैट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सक्शन का काम करता है, ड्रेनेज का काम करता है। तो आप देख सकते हैं आर्टरियोल एंड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो 35 होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर 25। इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि फ्लूइड को बाहर भेजना, और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, रिटेन करना, फ्लूइड को खींचना, वेस्कुलर के अंदर ले आना, वेसल्स के अंदर लेके आना। इसका मतलब जो आर्टरियोल एंड से फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा। अब वहीं वेनियोल एंड पे आते हैं। वेनियोल एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है 15 और ऑस्मोटिक प्रेशर है 25। रिमेंबर, पूरे ब्लड वेसल में ऑस्मोटिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है, ब्लड को रिटेन करना, वेसल्स के अंदर लेके आना। तो होता क्या है, आर्टरियोल एंड से फ्लूइड बाहर जाता है और वेनियोल एंड से फ्लूइड अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके। एक केस है, अगर इन एनी सिचुएशन ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन एनी केस ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा? तो होता क्या है, आर्टरियोल के आसपास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होती है। आर्टरियोल के आसपास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होती है जो वहाँ की ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब अगर ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, और अगर ब्लड कम है बॉडी में तो ये डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ढेर सारा ब्लड आएगा। इट मीन्स इट एक्ट एज ए रेगुलेटर। ओके। जबकि अभी हमने पढ़ा कि आर्टरियोल एंड पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर पाया जाता है, लेकिन वेनियोल एंड जो होता है वो स्फिंक्टर में बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी वहाँ पे बहुत कम स्फिंक्टर पाए जाते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं आप कि पाए ही नहीं जाते। तो अगर आर्टरी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो एडिमा नहीं होगा, क्योंकि स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाएगी। बट अगर इन एनी केस वेन की प्रेशर यानी वेनियोल का प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू हार्ट फेलियर और एनी अदर रीज़न, तो वहाँ पे क्या होगा, ढेर सारा वेन से जो ब्लड होगा वो बाहर नहीं हो पाएगा, एंड दैट मे कॉज एडिमा। ओके। एडिमा होता क्या है कि एक्चुअली इतने आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि एडिमा का जो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% वेनियोल कवर कर लेता है, खींच लेता है, रिटेन कर लेता है, और रिमेनिंग फ्लूइड लिम्फेटिक्स खींच लेता है। बट लिम्फेटिक्स अपनी कैपेसिटी 5 से 10 गुना बढ़ा सकती है। रिमेंबर, 5 to 10 टाइम इंक्रीज कर सकता है। बट किसी भी बीमारी की वजह से अगर एडिमा कंटिन्यू है तो धीरे धीरे लिम्फेटिक सिस्टम भी थक जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो बिकम ओवरवेल्म्ड, और जब लिम्फेटिक सिस्टम में भी थकान आ जाएगी या ब्लॉकेज आ जाता है तब कहीं जाके एडिमा होता है।
नाउ वी सी एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा का मतलब होता है सेल्स के बाहर का एडिमा। इंटरस्टिशियम कंटेन 10 to 11 लीटर ऑफ फ्लूइड विच इज चेंजिंग अप्रॉक्स 80 to 90% फ्लूइड विच लीक विल सक्ड बैक बाय वेन, वी हैव टॉक्ड बिफोर, एंड रिमेनिंग बाय लिम्फेटिक सिस्टम। यानी काफ़ी ज़्यादा पानी वेन्यूल के थ्रू कवर कर लिया जाता है और रेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा का कॉज क्या होता है? पहला कॉज हो सकता है टू मच फ्लूइड कमिंग, हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ रहा हो, या डिक्रीज सकिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेनस एंड, यानी वेन्यूल एंड से फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, सकिंग कम हो रही हो, रिटेंशन कम हो रहा हो। तो अगर वेन्यूल वाटर फ्लूइड कम खींचेगा तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन होगा, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा फ्लूइड आएगा तो वाटर लीक करेगा तो एडिमा हो सकता है, या लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसके वजह से एडिमा होगा, या परमेबिलिटी जो एंडोथेलियल की या ब्लड वेसल की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाए तो एडिमा हो सकता है, या बॉडी में साल्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि साल्ट जो होगा वो बाहर निकलेगा और वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा उसके द्वारा निकलेगा एंड दैट विल कॉज रिटेंशन। दिस इज़ द डाटा प्लाज्मा प्रोटीन का कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन किस मात्रा में पाई जाती है। तो जो पूरे ब्लड में टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है दैट इज 6 to 8 ग्राम पर 100 ml, यानी हर 100 ml में 6 to 8 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जिसमें से एल्बुमिन 3 to 5 ग्राम होती है, ग्लोबुलिन 1.5 to 2.5 ग्राम होती है, एंड फिब्रिनोजन सबसे कम होता है दैट इज 0.25 to 0.5 ग्राम। नेक्स्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।